नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट नवंबर के लिए जीके की मैराथन नंबर 2 लेके आ चुका हूँ। मैराथन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध मोहन पार्क कहाँ पे अवस्थित है। अगर बात की जाए सुप्रसिद्ध मोहन पार्क की, तो ये सोलन जिले में अवस्थित है। अब सोलन तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जो है सही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं नन ऑफ दीज में भी आंसर रहते हैं। तो मोहन पार्क की बात की जाए तो ये तो सोलन जिले में हिमाचल प्रदेश के। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो शूलिनी मेला है वो कहाँ पर लगता है। अगर बात की जाए शूलिनी मेले की, तो शूलिनी मेला भी सोलन जिले में ही लगता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो शूलिनी मेला है ये किस माह में लगता है, तो ये जो है वो जून के महीने में लगता है। इस बात को भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि केंद्रीय अनुसंधान संस्थान हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो अगर बात की जाए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की, तो ये सोलन जिले में स्थित है। और जो ये केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है, यहाँ पर जो है जो पागल कुत्ते होते हैं उनको काटने के इंजेक्शन जो है वो बनाया जाता है। तो पागल कुत्तों को काटने का जो इंजेक्शन है वो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान में बनाया जाएगा। इस बात को आपने याद रखना है। और यहाँ पे सोलन में ही एक सनावर स्कूल भी है जो कि कसौली के सनावर में लॉरेंस स्कूल। तो याद रखना, एक सनावर स्कूल जिसको लॉरेंस स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सोलन के कसौली में है। इस बात को भी आपने याद रखना है। सोलन की अगर बात की जाए तो सोलन को मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में काम आने वाले, एक एक क्वेश्चन आप याद रखें। अगर आप अपना टेट अभी भी क्लियर करना चाहते हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जरूर जुड़े, हमसे ले नोट्स। और नोट्स आप अवेल कर सकते हैं। कल लास्ट डे रहेगा नोट्स का, और कल के लिए नोट्स जो है वो 30% ऑफ भी रहेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है। 4 से 5 दिन बचे, और अभी भी आप 4 से 5 दिन में नॉन मेडिकल और एलटी के नोट्स को आराम से, इन टेट के नोट्स को पढ़ सकते हैं। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1682 में बिलासपुर के राजा कौन थे जब गुरु गोविंद सिंह ने इस क्षेत्र का प्रवास किया। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1682 की बात है, जब बिलासपुर के राजा उस समय कौन थे जब गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ के क्षेत्र में उन्होंने यात्रा की थी, यहाँ का प्रवास किया था। तो यहाँ के राजा थे उस समय भीमचंद। भीमचंद जो है उस टाइम यहाँ के राजा थे। इस बात को आपने याद रखना है। अब जो बिलासपुर के राजा भीमचंद थे, इनके साथ गुरु गोविंद सिंह जी का युद्ध भी हुआ था। और आपने याद रखना है कि सफ़ेद हाथी को लेकर किन दो राजाओं के बीच, या सफ़ेद हाथी को लेकर गुरु गोविंद सिंह जी का युद्ध किसके साथ हुआ था। या हो सकता है एक बार भीमचंद भी दिया था पेपर में। तो भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह जी का सफ़ेद हाथी को लेकर भी युद्ध हुआ था। इस बात को आपने याद रखना। इन्हीं दोनों के बीच एक बहुत ही फेमस युद्ध जिसको भंगाणी साहब का युद्ध कहा जाता है। भंगाणी साहब का जो युद्ध है वो कहलूर के राजा भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच भी हुआ था। इस बात को आपने याद रखना। 1686 या 1586 के आसपास की ये बात है। मुझे लग रहा है 1686। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताएं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। और आपको याद रखना है जो भंगाणी साहब का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में भीमचंद जो कहलूर के राजा थे, इनकी हार हुई थी। और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जो है वो क्या हुई थी, विजय हुई थी। इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जब गुरु गोविंद सिंह जी मंडी आए थे तो मंडी के राजा कौन थे। ये भी क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में। तो जब गुरु गोविंद सिंह जी मंडी आए थे तो मंडी के राजा थे सिद्धसेन। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गुरु गोविंद सिंह जी के समकालीन कौन थे मंडी के राजा। तो ये थे सिद्धसेन ही थे। और सिद्धसेन के द्वारा मंडी का पंचवक्त्र मंदिर भी बनाया गया था। इस बात को आप याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि मंडी का जो पंचवक्त्र मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया, तो ये मंडी के राजा सिद्धसेन के द्वारा बनाया जाता है। इस बात को भी आप याद रखें। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। देखिए, पहले राज्यपाल की बात हो रही है, फर्स्ट गवर्नर की बात हो रही है। तो पहले जो गवर्नर है वो थे एस चक्रवर्ती। बहुत दफ़ा आपको अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो भी मैं इस वीडियो पे आपका बहुत सारा रिवीजन करवाने वाला हूँ। मैराथन नंबर 2 आपके बीच आ रही है। और हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे इनका नाम था एस चक्रवर्ती। एस चक्रवर्ती जी हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। इस बात को आपने याद रखना है। अब कल के लिए क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पहली महिला राज्यपाल हिमाचल प्रदेश की कौन है। देखो, पहले राज्यपाल एस चक्रवर्ती, तो महिला में भी आपको पता होना चाहिए। महिला की बात की जाए तो शीला कौल जो है वो प्रथम महिला राज्यपाल है। इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पहले चीफ कमिश्नर कौन है। तो पहले चीफ कमिश्नर थे NC मेहता। पहले अगर पूछा जाएगा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, तो हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस जो थे इनका नाम MH वेग या इनको मिर्ज़ा हमीदुल्ला वेग भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा
कि हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है इसके पहले स्पीकर कौन थे, तो इनका नाम था पंडित जयवंत राम। और अगर पहली महिला विधानसभा की स्पीकर पूछी जाएगी तो इनका नाम था विद्या स्टोक्स। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी, पहले मुख्य सचिव कौन थे, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। इनका नाम था KL मेहता। क्या नाम था भैया, याद रखनी ये सारे के सारे नाम। KL मेहता पहले चीफ सेक्रेटरी थे। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है हिमाचल के ऐसे व्यक्ति जो पहले आर्मी चीफ रह चुके हैं, तो इनका नाम था जनरल BN शर्मा। जी हाँ, BM शर्मा का नाम आपको याद रखना है। और हिमाचल के ऐसे व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, एकमात्र व्यक्ति है, वन एंड ओनली है भैया, तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है जनरल मेहर चंद महाजन। तो न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन जी हिमाचल प्रदेश से है और हिमाचल के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो एकमात्र मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं हिमाचल के हाई कोर्ट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश की पार्वती 3 जल विद्युत परियोजना डैश की कार्यकारी एजेंसी है। देखिए, पार्वती 3 जल विद्युत परियोजना की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है वो NHPC के द्वारा, NHPCL भी हम इसको बोल सकते हैं, और NHPC के द्वारा इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। इसका जो पूरा नाम है वह नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। तो याद रखना, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC का पूरा नाम है। जो पार्वती 3 जल विद्युत परियोजना है वो 520 मेगावाट की है। पहले तो आपको ये बात याद रखनी, कितने मेगावाट की है, 520 मेगावाट की है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि पार्वती जो जल विद्युत परियोजना है वो कितने मेगावाट की है। तो पार्वती जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की ऐसी परियोजना है जो सबसे ज़्यादा जल विद्युत परियोजना जो विद्युत आपूर्ति जो है वो पैदा करती है। इस बात को आपने याद रखना है। सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो परियोजना है ये हमारी पार्वती, जो कि कुल्लू जिले में और पार्वती नदी पर स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। अगर मैं पार्वती परियोजना की बात करता हूँ, ये 2051 मेगावाट की है। लेकिन इसके अलावा हिमाचल में और भी बहुत सारी जल विद्युत परियोजना है जो कि कभी भी आपसे परीक्षा में एग्जामिनर पूछ सकता है। आपको तैयार रहना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन हम तक आएंगे और यूथ अध्ययन वाले सर हमें कैसे कैसे क्वेश्चन सिखा रहे हैं। एक नाम हिमाचल में ज़रूर चलना चाहिए, वो यूथ अध्ययन का है। इस बार हमने पहले ही बोला था 100+ रिजल्ट देंगे, अभी 100+ रिजल्ट मिल चुका है आपके साथ। अगर आप भी साथ दोगे LT और नॉन मेडिकल वाले तो 150+ रिजल्ट भी जा सकता है। इस बात को आपने याद रखना है। अगर मैं अन्य परियोजनाओं की बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ करछम बांगटू परियोजना। करछम बांगटू जल विद्युत परियोजना जो है वो 1000 मेगावाट की है। उसी प्रकार कोल डैम परियोजना जो कि बिलासपुर में बहुत बार पूछी गई है भाई, सतलुज नदी पर कोल डैम परियोजना है, 800 मेगावाट की है। 800 मेगावाट की है कोल डैम परियोजना, बिलासपुर में है। शोंगटोंग परियोजना, शोंगटोंग करछम परियोजना, भाई शोंगटोंग करछम परियोजना जो है वो 412 मेगावाट की है। गिरी परियोजना की बात करता हूँ तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जो गिरी परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश सरकार की पहली जल विद्युत परियोजना है। कितने मेगावाट की है, 60 मेगावाट की है। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि क्वेश्चन पूछेगा रेणुका जी परियोजना। अगर आपको गिरी परियोजना पता है तो रेणुका जी परियोजना भी आपको पता होनी चाहिए। रेणुका जी परियोजना बहुत ज़्यादा इसका भाई अखबारों में भी आती थी। तो ये 40 मेगावाट की है रेणुका जी परियोजना। और एक धौला सीधा परियोजना जो बहुत दफ़ा परीक्षा में स्टार मार्क कर लेना है धौला सीधा परियोजना को। धौला सीधा परियोजना हमीरपुर में है और 66 मेगावाट की ये परियोजना है, ब्यास नदी पे निर्मित है। इस बात को भी आपने याद रखना है। देखिए, बात हर एक इम्पॉर्टेंट है। अब बात को किस प्रकार से सुना जा रहा है ये भी मैटर करता है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो आपने याद रखना है उसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1971 में। तो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना 1971 में हुई थी। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1971 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की भी स्थापना हुई है और 1971 में ही हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 1977 में जो है 71 में ही जो है वो HPPSC जिसके पहले चेयरमैन, देखो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके जो पहले चेयरमैन थे इनका नाम क्या था, ये भी बहुत दफ़ा परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इनका नाम था KS कटोच। KS कटोच इनका नाम था। अब हमने एक क्वेश्चन यहाँ से पीछे जो हम जब पहले नाम पढ़ रहे थे, प्रथम के नाम पढ़ रहे थे, तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम छोड़ा था कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। तो इनका नाम है लीला सेठ। लीला सेठ जो है वो उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। इस बात को आपने याद रखना है, परीक्षाओं में काम आने वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम हिमाचली खिलाड़ी कौन थी।
देखो, अर्जुन अवार्ड की अगर बात करूं मैं, खेल जगत का ये यहाँ पे बड़ा पुरस्कार माना जाता है अर्जुन अवार्ड। और अर्जुन अवार्ड जो है वो हिमाचल में सबसे पहले मिलता है सुमन रावत जी को, इस बात को आपने याद रखना है। तो सुमन रावत जो है अर्जुन अवार्ड पाने वाली प्रथम हिमाचली खिलाड़ी थी। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है परीक्षा में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है यार कि कब दिया गया सुमन रावत को, तो इनको मिला था 1987 में। और 1987 में हिमाचल प्रदेश में परशुराम पुरस्कार की भी शुरुआत होती है, और परशुराम पुरस्कार भी सबसे पहले सुमन रावत जी को ही मिला था, इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि और किस किस को मिला, भाई पता होना चाहिए। विजय कुमार एक खिलाड़ी थे जो कि निशानेबाज थे, इनको 2007 में जो है अर्जुन अवार्ड मिलता है। उसी प्रकार बहुत सारे नाम यहाँ पे व्यक्तित्व, जैसे अजय ठाकुर, कबड्डी के ये प्लेयर है अजय ठाकुर, और इनको भी मिल चुका है। शमशेर जंग एक निशानेबाज है, इनको भी मिल चुका है भाई। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपकी रितु नेगी, एक ये कबड्डी की प्लेयर है रितु नेगी, और इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला है, अभी हाल ही में मिला है 1 साल पहले। तो इनका नाम जो है वो ज़रूर परीक्षा में गूंज सकता है। कबड्डी की खिलाड़ी रितु नेगी हिमाचल प्रदेश से है, ये हरियाणा में जो है अब इनका जो है वो मैरिज हुई है, लेकिन हिमाचल से आती, हिमाचल से ही इन्होंने जो है मेहनत मशक्क़त करके इन्होंने जो है वो हिमाचल का नाम रोशन किया है। तो इनको जो है हिमाचल वालों ने जो है वो क्या दिया है, पूरे भारत वर्ष ने जो है इनको अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत किया है। जी अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। चंपा कशीदाकारी और रुमाल के प्रवर्तन में किसने गहन रुचि ली? अगर चंपा कशीदाकारी और रुमाल के प्रवर्तन की बात की जाए तो ये रुचि जो ली गई है वो किसके द्वारा ली गई? तो ये ली गई है कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा। कमला देवी चट्टोपाध्याय की अगर मैं बात करता हूँ तो इन्होंने चंपा रुमाल और कशीदाकारी से इनका जो है वो गहन संबंध है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ, साहिल बर्मन ऑप्शन में दे चुका है। साहिल बर्मन चंबा से ही संबंधित, और चंबा के ऐसे राजा है साहिल बर्मन, आपको याद रखना है। साहिल बर्मन चंबा के ऐसे राजा है जो कि जिन्होंने 920 ईस्वी में चंबा शहर की स्थापना की। अगर चंबा रियासत कल के लिए पूछा जाता है तो चंबा रियासत की थी राजा मारू। उसी प्रकार चंपावती कौन है? चंपावती भाई साहिल बर्मन की बेटी है, इस बात को आपने याद रखना है। और राजा मारू ने चंबा रियासत की स्थापना की। चंबा शहर आएगा तो राजा साहिल बर्मन आएगा, चंबा का रिमिंजर मेला आएगा तो भी साहिल बर्मन आएगा। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांगड़ा का मसरूर मंदिर किस शताब्दी में निर्मित हुआ? भाई कांगड़ा का मसरूर रॉकेट मंदिर, ये वही मंदिर जिसको हिमाचल प्रदेश का एलोरा भी कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। ये परीक्षाओं में काम आने वाली बात है, और जो भी बात परीक्षाओं में काम आने वाली होती है वो यूथ अध्ययन चैनल में एक बार जरूर बताई जाती है, इस बात को आपने याद रखना है। परीक्षाओं में काम आने वाली जितनी भी बातें हैं वो मैं आपको आपके बीच बताता हूँ। और अगर आपको नोट्स लेने हैं तो जल्दी से जल्दी आप हमारे नोट्स अवेल कर ले भाई, क्योंकि समय का अभाव है, 3 से 4 दिन बचे हैं, जल्दी से आप नोट्स को जो है वो ले लें। तो अगर मैं 8वीं शताब्दी में ये मंदिर बना था कांगड़ा का मसरूर रॉकेट मंदिर, इसको हिमाचल प्रदेश का एलोरा कहा जाता है। अब एग्जामिनर कल के लिए क्वेश्चन ये पूछेगा ये कहाँ पर है? देखिए ये जो एलोरा ऑफ हिमाचल है, ये हिमाचल प्रदेश का जो मसरूर रॉकेट मंदिर है कांगड़ा जिले में है। अगर आपको एलोरा आता है तो आपको ताबो भी पता होना चाहिए। ताबो मठ को जो है हिमाचल का अजंता, याद रखना, हिमाचल का अजंता जो है वो किसे कहा जाता है? तो हिमाचल का जो अजंता है वो कहा जाता है, वो ताबो मठ को कहा जाता है। और ताबो मठ जो है वो 996 AD में बना है, इस बात को आप याद रखें। ताबो मठ जो है वो कहाँ पे है? ये लाहौल स्पीति में है, इस बात को आप याद रखें। कहाँ पे? लाहौल स्पीति। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि मंडी का जो शिवरात्रि मेला है वो किसने प्रारंभ किया? मंडी के शिवरात्रि मेले की बात की जाए तो मंडी का जो शिवरात्रि मेला है वो राजा अजबर सेन के द्वारा शुरू किया गया। ये वही राजा अजबर सेन जिनके द्वारा मंडी शहर की, और अगर क्वेश्चन देखा जाए तो इनके द्वारा मंडी का शिवरात्रि मेला शुरू किया गया था। अब क्वेश्चन पूछने वाला एक बार पूछा गया था कि आपको पता है कि मंडी में शिवरात्रि मेला लगता है, मंडी में कहाँ लगता है ये शिवरात्रि मेला? तो मंडी के पड्डल मैदान में ये शिवरात्रि मेला लगता है, इस बात को आपने याद रखना है। मंडी में ही माहूनाग मेला लगता है। मंडी शहर की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, अजबर सेन के द्वारा। भूतनाथ मंदिर जो मंडी का है वो भी अजबर सेन के द्वारा बनाया गया। उसी प्रकार मंडी रियासत की बात करता हूँ तो बाहू सेन के द्वारा मंडी रियासत की जो है वो स्थापना की गई थी। और एक मंडी से ही अलग हुई थी सुकेत रियासत की स्थापना वीरसेन के द्वारा की गई थी। मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे विधानसभा की 10 सीटें हैं भाई। कितनी सीटें हैं? 10 सीटें विधानसभा की है। उसके बाद शिमला में 8 है, तो ये दोनों आपको याद रखने, इसमें हड़बड़ाना नहीं है। कांगड़ा में 15 है, इन तीनों में अलग है, बाकी जिलों में जो है वो पेयर के हिसाब से है। मंडी की बात करता हूँ तो मंडी में अगर यहाँ से बात की जाए तो मंडी में वलय घाटी है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक फर्टाइल वैली है मंडी में, जो आपकी वलय घाटी यहाँ पे आती है। इस बारे में भी आपको याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि कौन सा एक सिंधु घाटी स्थल नहीं है। सिंधु घाटी स्थल की बात करता हूँ तो चेन्नई। चेन्नई आपको दूर से ही दिख रहा होगा, एक सिंधु घाटी स्थल नहीं है। रोपड़, चंद्रदुर्ग और अहमदाबाद, ये सारे के सारे जो है वो सिंधु घाटी स्थल है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, सबसे पहले मैं इन तीनों स्थलों की बात करता हूँ। अगर यहाँ पे बात की जाए रोपड़ की, तो रोपड़ जो है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। और भारत के किस राज्य में रोपड़ आता है, तो रोपड़ जो है वो पंजाब में आता है। चनहुदड़ो की बात की जाए, चनहुदड़ो जो है वो पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। दामदाबाद की बात करते हैं। दामदाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है और प्रवरा नदी के किनारे दामदाबाद है। और दामदाबाद की अगर मैं बात करता हूँ तो ये गोदावरी नदी के पास स्थित है। प्रवरा नदी के पास है दामदाबाद, और प्रवरा जो है वो गोदावरी की सहायक है। मुझे ये बोलना था यहाँ से, तो आपको याद रखना है प्रवरा नदी किसकी सहायक है, गोदावरी की सहायक है। वेन गंगा ये सारी नदी आपको याद रखनी है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनानियों द्वारा किसे अमित्रोचेट्स कहा गया, तो यूनानियों ने जो है वो बिंदुसार को जो है अमित्रोचेट्स कहा था। बिंदुसार के बारे में इतना ही कहूँगा कि इनको आजीवन संप्रदाय जो है इनके द्वारा अपनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतना जान लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की जो है वो स्थापना की गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। इनके जो गुरु या इनके गुरु का जो नाम था वो चाणक्य था, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अशोक, भाई अशोक के बारे में अगर बात की जाए तो अशोक जो है वो सबसे शक्तिशाली शासक थे। इस बात को आपने याद रखना है। अब मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासक, और सेम क्वेश्चन मैंने अपने पुराने मैराथन में बताया था और परीक्षा में पूछा गया था। अब इस बार अशोक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते। अशोक से पूछा जाता है एक तो कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था और 269 बीसी में इसका 269 ईसा पूर्व में इसका राज्य अभिषेक हुआ था और 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई थी। अशोक ने बहुत ज़्यादा कार्य किया था बौद्ध धर्म के लिए। इस बात को आपने याद रखना है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस दिल्ली सुल्तान ने दाग और चेहरा प्रथा प्रारंभ की। देखिए, ऐसे कौन से दिल्ली सुल्तान हैं जिनके द्वारा दाग और चेहरा प्रथा प्रारंभ की गई थी, तो इनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दाग और चेहरा प्रथा को प्रारंभ किया गया था। लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी तो खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे कि खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे, तो इनका नाम था भाई अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछ लिया कि खिलजी वंश की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो खिलजी वंश की जो स्थापना है वो अलाउद्दीन खिलजी किसके द्वारा की गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है वो खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। इस बात को आपने याद रखना। देखिए, अगर यहाँ पे खिलजी वंश की इसके अलावा बात की जाए तो खिलजी वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा अलाउद्दीन खिलजी था, इसके शासनकाल के समय एक सेनापति होता था जिसका नाम था मलिक काफूर। तो मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था, ये अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था। भाई आपको पता होगा एक नाम, एक है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है वो लोदी वंश के अंतिम शासक थे और इनको पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के द्वारा हराया गया था। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी यहाँ से पूछ सकता है कि बाबर के द्वारा भारत में किसकी नींव रखी गई, तो बाबर के द्वारा भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई थी। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लोदी वंश की स्थापना किसने की, तो लोदी वंश की जो स्थापना है वो बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी। अब क्वेश्चन पूछने वाला एक बार क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि ये बताइए आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आगरा शहर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा, सिकंदर लोदी जी के द्वारा जो है वो आगरा शहर की भी स्थापना की जाती है। इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि द लेजिस्लेटिव पावर आर विजिटेड इन द, विधायी शक्तियाँ जो निहित होती है वो संसद में निहित होती है। देखिए, जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर होती है वो किस में निहित होती है, संसद में। दो प्रकार के यहाँ पे सदन होते हैं संसद में, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा जो यहाँ पे भाग होता है वो क्या होता है, राष्ट्रपति। तो आपको याद रखना है लोकसभा राज्यसभा के बारे में क्या क्या आपको याद रखना है। देखिए, संसद के 3 भाग होते हैं भाई और 2 सदन होते हैं। भाग में तीसरा कौन जुड़ जाएगा, सदन में भी भाग आएंगे लेकिन आपको याद रखना तीसरा एक और यहाँ पे जुड़ जाएगा भाग में, वो जुड़ेगा राष्ट्रपति। देखिए, अगर मैं यहाँ पे संसद की बात करता हूँ, राज्यसभा इसका ऊपरी सदन होता है और लोकसभा इसका निम्न सदन होता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है और उच्च सदन जो है वो राज्यसभा को कहा जाता है। अगर आपको सदस्य बनना है लोकसभा का तो आपकी उम्र मात्र 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा का बनना है, और अगर राज्यसभा का बनना है तो 30 वर्ष, और अगर आप राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे हो तो आपकी उम्र जो है वो
35 वर्ष जो है राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी उम्र होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी एजी से पूछा गया, अगर आप हाई कोर्ट के जज बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? मतलब कि क्वेश्चन था कि अगर आप हाई कोर्ट के जज हैं तो आपको कितने वर्ष में रिटायरमेंट मिल जाएगी? तो 62 वर्ष, 62 ईयर्स में आपको रिटायरमेंट मिल जाएगी अगर आप जज हो कहाँ के? हाई कोर्ट के। लेकिन अगर आप जज हो सुप्रीम कोर्ट के तो आपको जो रिटायरमेंट मिलेगी वो 65 साल में मिलने वाली है। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के नए जज बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है पता होना चाहिए। हो सकता है कि पूछ ले सीधा नॉन मेडिकल या एलटी के एग्जाम में, तो इनका नाम था संजीव खन्ना। वैसे पिछले जो अभी टेट के एग्जाम हुए उसमें करंट अफेयर ना के बराबर आया था, इस बात को आपने याद रखना है। संजीव खन्ना जो है वो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। इनके द्वारा जो है वो DY चंद्रचूड़ की जगह ली गई है, इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए हाँ जी, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो भारत में प्रथम आम चुनाव की बात करते हैं तो 1951-52 में जो है हिमाचल प्रदेश में प्रथम आम चुनाव हुए थे। और उस समय जो भारत में प्रधानमंत्री बने थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। राष्ट्रपति जो देश के बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी जी दूसरे भारत के ऐसे प्रधानमंत्री बन चुके जो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन रहे। तो भारत के दूसरे भारतीय जो तीसरे बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो इनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत का जो संविधान है यहाँ पे वर्तमान में जो अनुसूचियाँ हैं वो 12 है, इस बात को आपने याद रखना है। भाग कितने हैं? तो भाग 25 है, इस बात को आप याद रखें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1790-92 के मध्य तृतीय मैसूर युद्ध टिप्पू सुल्तान ने किस गवर्नर जनरल के साथ लड़ा? जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1790 और 92 के बीच में हुआ था, और ये जो है वो टिप्पू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था। देखिए इस युद्ध के बाद टिप्पू सुल्तान को मजबूर होकर एक संधि करनी पड़ी थी, और वो संधि कौन सी थी? तो वो संधि थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो ये क्वेश्चन सीधा आता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वो 1792 में हुई थी, किसके मध्य हुई थी? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस और किसके मध्य? टिप्पू सुल्तान के मध्य हुई थी। सबसे पहले मैसूर के 4 युद्ध हुए 1767 से 1769, और उसके बाद जो दूसरा युद्ध होता है वो होता है 1780 से 1784, और उसके बाद जो तीसरा युद्ध होता है वो 1792 से 92 जो यहाँ पे भी दिया है, और फिर होता है 1799 में। तो 4 युद्ध जो है वो मैसूर के होते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नादिर शाह ने भारत पे कब आक्रमण किया? हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार आ जाए। तो नादिर शाह ने 1738-39 में भारत पे आक्रमण किया था, इस बात को आपने याद रखना है। और इसने जो है मुगल जो सेना है उसको बुरी तरह पराजित कर लिया था, और जब ये भारत पे इसने आक्रमण किया था तो भारत के जो मुगल शासक होते थे उस समय के, तो इनका नाम था मोहम्मद शाह। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो मुगल सेना को बुरी तरह इसने पराजित किया तो ये तख्ते ताउस भारत से कौन ले गया? तो तख्ते ताउस का जो कोहिनूर हीरा भारत से ले गया था वो ले गया था नादिर शाह। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है कि किस वर्ष द्वैत शासन का अंत हुआ? तो द्वैत शासन का जो अंत हुआ था वो कब हुआ था? ये 1772 में हुआ था। आपको पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि द्वैत शासन क्या है, कैसे इसको शुरू हुआ। द्वैत शासन की अगर मैं बात करता हूँ, ये ख़त्म तो 1772 में हुआ था, लेकिन 1765 में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। क्या हुआ कि सबसे पहले बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, और बक्सर के युद्ध को जब अंग्रेज़ों ने जीत लिया, इस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेज़ों का भारत में बहुत ज़्यादा दबदबा हो गया था। और भारत में जब दबदबा हुआ तो भारत ने अंग्रेज़ों ने जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया, बहुत सारे एक्ट इनके द्वारा यहाँ पे लाए गए। तो लॉर्ड क्लाइव जी क्या करते हैं? लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में द्वैत शासन को शुरू किया, और 1772 में जो है इसी द्वैत शासन को जो है वो क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। जी, आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाराष्ट्र में ब्रह्मा समाज का प्रमुख नेता नहीं था? देखिए महाराष्ट्र में जो ब्रह्मा समाज का एक जो प्रमुख नेता नहीं था, ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा, वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये महाराष्ट्र में जो है वो एक प्रमुख नेता नहीं थे, इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आरजी भंडारकर ये भी थे। जी हाँ, एमजी रनाडे, बहुत बढ़िया, इनका नाम भी आता है ब्रह्मा समाज के योगदान में। एनजी चंद्रवर्कर का नाम भी है। जी हाँ, इनका नाम भी बिल्कुल। और अगर मैं ब्रह्मा समाज की फाउंडर की बात करता हूँ, फाउंडर इसके राजा राम मोहन राय जी है, जिनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके बारे में। भारत का जननायक या लोकनायक जो है वो लोकनायक के नाम से जो है वो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, लोकनायक के नाम से। बहुत सारे नाम यहाँ पे है, लेकिन आपको आज इतने ही नाम याद रखने हैं। नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? सभी लोग जानते हैं।
गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। लेकिन आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आपका ज़रूर होना चाहिए। वो कमेंट है भाई हर हर महादेव। यही वो पावर है जो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको पेपर में सीधे सीधे वहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि आपके आर्ट्स के एग्जाम में, आपका जीबीटी के एग्जाम में देखने को मिले थे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। जय 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 श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माँ मंगयाणी। जय शंभू। जय श्री गुरु महाराज।